डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर सर काशिफ। आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 2 जो 9 की न्यू बुक है 2026 की। और लास्ट जो लेक्चर था वो भी हमने पढ़ा था बुलियन फंक्शंस के बारे में। आज हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ बुलियन फंक्शंस कैसे होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बुलियन फंक्शन से मुराद है कि बुलियन फंक्शंस आर अलजेब्रिक स्टेटमेंट्स दैट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन बाइनरी वेरिएबल्स एंड लॉजिक ऑपरेशन। बाइनरी वेरिएबल से मुराद है जो बाइनरी की टू वैल्यूज हैं, यानी कि 0 और 1 उनका, और जो आपका लॉजिक ऑपरेशंस हैं जो कि एंड और नॉट जो आपने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, इनके दरमियान में क्या रिलेशन है और इनसे मिलके कैसे हम टेबल की वैल्यू या हम डायग्राम कैसे क्रिएट करते हैं। आज हम ये देखेंगे कि बाइनरी की टू वैल्यूज हों तो उसकी आउटपुट क्या आती है, अगर वैल्यूज से 2 से ज़्यादा हों तो उसकी आउटपुट क्या आती है। अब एक चीज़ पहले आप ज़हन में बनाएंगे, जब हम कोई टेबल बनाते हैं जब 2 वैल्यूज़ का, तो उसका जो फार्मूला होता है वो होता है 2 की वैल्यू 2, तो ये इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। और इसी तरह जब वैल्यू 3 आ जाएंगी तो वैल्यू वहाँ पे 8 पॉसिबल वैल्यूज आएंगी, यानी कि इनपुट जो है 3 इनपुट का जो पेयर्स बनेंगे वो 8 बनेंगे, तो उसकी आउटपुट जो निकलेगी वो सिंगल वैल्यू निकलेगी। उसको हम आगे जाके टेबल में देखते हैं। सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं बुलियन फंक्शंस की, इसका यूज़ है जब सर्किट डिज़ाइन किए जाते हैं, यानी कि डिजिटल सर्किट जब डिज़ाइन होते हैं तो वहाँ पे इनको यूज़ किया जाता है। और हमारे आज के दौर के जो कंप्यूटर्स हैं और कैलकुलेटर हैं और भी जो डिजिटल डिवाइसेस हैं, सबके सर्किट डिज़ाइन करने के लिए यही जो फार्मूला है ये इस्तेमाल होता है। तो अभी सबसे पहले आपकी बुक में अंडरस्टैंडिंग द बुलियन फंक्शन का एक डेफिनेशन है, उससे मुराद है कि बाइनरी वैल्यूज़ और लॉजिक ऑपरेशंस, इनकी दरमियान में कितनी वैल्यूज़ आती हैं, इनपुट्स के ज़रिए कितनी आउटपुट आती हैं। तो सबसे पहले हम एक सिंपल जो एग्जांपल है आपकी बुक में उसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए एग्जांपल के अंदर लिखा हुआ है एफ से मुराद फंक्शन है और ए बी की 2 वैल्यूज़ हैं, और उसका जो आंसर है वो एंड ऑपरेटर से मुराद है। यानी कि एंड ऑपरेटर आपको लास्ट लेक्चर में याद होगा कि वहाँ पे दोनों वैल्यूज़ का 1 होना लाजमी है, यानी कि एक तरफ 0 और एक तरफ 1 होगा तो आपका जो आउटपुट होगी वो 0 होगी। तो इस डायग्राम में आप अगर देखें, इनपुट है ए और इनपुट है बी, और वो जब एंड का है तो यहाँ पे जो वैल्यू बाहर आएगी वो आउटपुट होगी। अब इसको अगर टेबल में देख लेते हैं, देखिए मैंने आपको बताया कि दोनों वैल्यूज़ का 1 होना लाजमी है। 1 होने का मतलब है कि दोनों वैल्यूज़ का ट्रू होना लाजमी है। तो यहाँ पे ये दोनों फॉल्स हैं तो आंसर फॉल्स आएगा। यहाँ पे एक वैल्यू फॉल्स है, एक ट्रू है, तो आंसर फिर भी फॉल्स आएगा। ये एक ट्रू है, एक फॉल्स है, तो आंसर भी फॉल्स है। और यहाँ पे दोनों ट्रू हैं तो इसका आंसर ट्रू आएगा। तो इसका बेसिक जो आपने ये लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, इसलिए ये बहुत इजी है इस एग्जांपल को समझना कि इसमें 2 इनपुट्स की वैल्यू है, जैसे ये ए और बी है, और आउटपुट एक सिंगल वैल्यू आ रही है। अगर एंड का ऑपरेशन होगा और ए की वैल्यू अगर यहाँ पे अगर हम इसी के मुताबिक लगा लेते हैं, अगर दोनों की 0 0 होंगी तो यहाँ पे आउटपुट 0 आएगी। अगर यहाँ पे एक वैल्यू 1 है, एक 0 है, तो फिर भी यहाँ पे 0 आएगी। अगर एक वैल्यू 0 और एक 1 है तो फिर भी 0 आएगी। लेकिन अगर दोनों वैल्यूज 1 और 1 आएंगी तो यहाँ पे आंसर 1 आएगा। अब नेक्स्ट जो सेकंड एग्जांपल है वो थोड़ी सी कम्प्लेक्स भी है, क्योंकि उसमें वैल्यूज 2 से 3 कर दी हैं, और मैंने आपको पहले फार्मूले में यहाँ बताया था कि उसकी जो पेयर्स हो जाएंगे वो 8 बन जाएंगे। तो ए और बी और सी की 3 वैल्यूज हैं, 3 की जो पॉसिबल जो वैल्यूज हैं 8, वो यहाँ पे टेबल के अंदर मैंने पहले मेंशन कर दी हैं। अब यहीं पे जो फार्मूला आप लोगों ने यहाँ पे समझा था ए डॉट बी का, यानी सबसे फर्स्ट वैल्यू देखें ये टेबल में, ये जो ए डॉट बी है, जैसे आप लोगों ने यहाँ पे ये कैलकुलेशन करके ये वैल्यू निकाले थे, यहाँ पे ए बी और जो फंक्शन है देखें यहाँ पे एंड का जो फार्मूला है वही यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसी तरह ए डॉट बी में क्योंकि ये वैल्यू 0 0 है तो 0 ही आ जाएगा, इसमें सिंगल 1 है तो फिर 0 आ जाएगा, इसमें 1 है 0, तो इसी तरह पूरी वैल्यू जहाँ पे तीनों वैल्यूज 1 है वहाँ पे आंसर आपका 1 आ जाएगा। ये है एंड ऑपरेशन। नेक्स्ट के ऊपर जो ये लिखा हुआ है आपको अंदाजा देखें कि यहाँ पे ए की वैल्यू जो है
उसकी ऑपोजिट वैल्यूज यहाँ पे आएंगी, यानी कि a 0 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 है यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ 0 है तो यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 1 है तो 0, और ये जो 4 1 है यहाँ पे 4 की 4 वैल्यू 0 आ जाएंगी, यानी कि ये टेबल यहाँ से इन्वर्ट हो गया है a से। नेक्स्ट पे एंड का फार्मूला ये है, लेकिन यहाँ पे नॉट की वैल्यू यानी कि ये वाला टेबल और साथ में सी की वैल्यू, उनके दरम्यान में एंड कैसे आएगा कि यहाँ पे सी में 0 है और नॉट में 1 है तो यहाँ पे 0 आएगा, दोनों वैल्यूज का 1 होना लाजमी है। इस तरह 1 और 1 यहाँ पे आंसर 1 आ जाएगा, इस तरह 0 और 1 है तो यहाँ पे आंसर ये आ जाएगा, यहाँ पे 1 और 1 है तो आंसर 1 आ जाएगा। इसी तरह ही बाकी वैल्यूज में 0 0 है, एक 1 0 है तो 0 आएगा, 0 और 0 0 है और 1 और 0, तो सिर्फ हमारे पास वहाँ पे वैल्यूज आएंगी जहाँ पे दोनों तरफ वैल्यूज 1 थी तो वहाँ पे आंसर आपका 1 आ गया। नेक्स्ट कॉलम में आप जो ये लिखा हुआ है फंक्शन ए बी और सी, तो यही ऊपर जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था ए बी सी का मतलब है कि ए डॉट बी यानी कि और ऑपरेशन जो ये वाला है, और उसके साथ में ए नॉट डॉट सी जो कि ये वाला है, इन दोनों के दरमियान में अब और का ऑपरेटर है। और ऑपरेटर का मतलब ये है कि दोनों में से अगर एक वैल्यू भी ट्रू की आ जाएगी तो उसका आंसर भी ट्रू आ जाएगा, यानी कि एक भी वैल्यू 1 होगी तो आंसर आपका 1 आ जाएगा। तो अभी हम देख लेते हैं कि a डॉट बी जो है इसमें 0 है और a नॉट डॉट सी है उसमें 0 है तो यहाँ पे तो आंसर 0 आएगा, लेकिन यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह ही नेक्स्ट में 0 और 0 तो आंसर 0 है, 0 और 1 है तो यहाँ पे आंसर 1 आ जाएगा। इसी तरह ही तमाम वैल्यू आपकी आ जाएंगी। तो इस एक टेबल के अंदर आपने ये समझ लिया कि एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है, और ऑपरेटर कैसे काम करता है और नॉट ऑपरेटर काम कैसे करता है। इससे अगर थोड़ा सा आप कोशिश करें, एक टेबल खुद बनाएं जहाँ पे और की वैल्यू लिख रही है वहाँ पे आप एंड की वैल्यू लिखें, जहाँ पे नॉट की वैल्यू है वहाँ पे और की लिखें, यानी कि आप एक टेबल खुद क्रिएट करें तो आपको और अच्छी तरह समझ आ जाएगा। अब एंड और नॉट के जो फार्मूले हैं उनको आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि उसके अंदर वैल्यू कैसे ट्रू और फॉल्स की आती है, वो आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट के ऊपर हम ये देख लेते हैं कि ये कहाँ पे यूज होते हैं कंप्यूटर के अंदर। सबसे लास्ट में आपके लिखा हुआ है कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, यानी कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस का मतलब है आपकी जो डिवाइसेस हैं जहाँ पे भी मैथ से रिलेटेड यानी कि प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, वो जो भी काम होगा, जो भी फंक्शन होगा वो आपका लॉजिक ऑपरेशंस के ज़रिए सॉल्व होगा। और सेकंड पे लिखा हुआ है डाटा प्रोसेसिंग का मतलब है कि आपका डाटा स्टोर हो रहा है हार्ड डिस्क के अंदर, उसके बाद रैम में आ रहा है, रैम के बाद प्रोसेसिंग हो रही है, तो तमाम डाटा प्रोसेसिंग के लिए भी लॉजिक ऑपरेशंस यूज़ होते हैं। और लास्ट में लिखा हुआ है कंट्रोल लॉजिक, और कंट्रोल लॉजिक की डेफिनेशन है टू कंट्रोल वेरियस पार्ट्स ऑफ सिस्टम्स ऑपरेशन, यानी कि डिफरेंट किस्म के सिस्टम ऑपरेशन जो परफॉर्म हो रहे होते हैं टू फंक्शन इन कोऑर्डिनेटेड मैनर, यानी कि आपके सिस्टम के अंदर जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो भी सारे लॉजिक ऑपरेशंस के ज़रिए यानी कि बुलियन फंक्शंस के ज़रिए परफॉर्म होते हैं। तो अभी आपका आज का सिंपल टॉपिक था कि आपने बुलियन फंक्शंस के ज़रिए आपने बुलियन फंक्शन को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। तो और इसके अंदर ही आपने एक दफ़ा एंड और नॉट ऑपरेशंस को भी आपने देख लिया है। इजी टॉपिक है, अगर आपको समझना है तो आपने सबसे पहले लेक्चर नंबर 2 को देखना है, वहाँ पे उसको समझ के जब इसको आप टेबल खुद बनाएंगे अपनी मर्ज़ी से, आप जौन सी मर्ज़ी वैल्यूज़ रखें, आप 3 वैल्यूज़ रखें या 2 वैल्यूज़ रखें, उसको आप नॉट और एंड तीनों में से किसी भी ऑपरेटर को यूज़ करके खुद निकालें आउटपुट में और अपना आंसर चेक करें कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। इससे आपको अच्छी तरह और भी समझ आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।